आज के इस वीडियो में हम 2018 में विंडसर कनाडा में हुई एक घटना पर चर्चा करेंगे। 31 वर्षीय ऑटम टेगार्ड अपने बेटे गेविन के साथ इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहती थी। जब गेविन सुबह उठा और अपनी माँ के कमरे में गया तो उसका कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसने अपनी माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन ऑटम अभी भी लेटी हुई थी। ऑटम टेगार्ड की कहानी को व्यापक कवरेज मिली और कैनेडियन पुलिस ने अपराधी को खोजने और गिरफ्तार करने के लिए अपने अमेरिकी सहयोगियों से मदद मांगी। ऑटम के साथ क्या हो सकता था? क्या वो मर चुकी थी? और ऐसा कौन कर सकता था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हमें उम्मीद है कि पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑटम टेगार्ड एक सिंगल मदर थी जो अपने 9 साल के बेटे गेविन के साथ अमेरिकी राज्य मिशिगन और कैनेडियन राज्य ओंटारियो के बीच की सीमा से लगभग 1 मील दूर विंडसर शहर में रहते थे। शनिवार 9 जून 2018 को ऑटम और गेविन ने अपनी दोपहर गेविन के पिता क्रिस शेरविन के साथ बिताई। ब्रेकअप के बाद ऑटम ने क्रिस के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखा। उन दोनों ने पूरी कोशिश की ताकि ब्रेकअप का गेविन पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दिन के अंत तक वो तीनों शॉपिंग करने गए, जिसके बाद क्रिस ने ऑटम और गेविन को इस बिल्डिंग में छोड़ा जहां वो तीसरी मंजिल पर रहते थे। उसके बाद क्रिस सोने के लिए अपने घर चला गया। गेविन ने सोने से पहले अपनी माँ के साथ वीडियो गेम खेला। उसे अभी तक ये संदेह नहीं था कि आने वाली रात उसके लिए एक अकल्पनीय दुस्वप्न होगी। बाहर अभी भी अंधेरा था जब गेविन एक शोर से उठा और अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि एक अनजान आदमी गेविन के कमरे में उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उस अजनबी ने गेविन से कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और सो जाए, जिसके बाद वो व्यक्ति उसकी माँ के कमरे की ओर चला गया। लगभग 1 मिनट के बाद गेविन ने अपनी माँ की जोर से चीखने की आवाज़ें सुनी। इसके पहले गेविन को कभी भी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ था। कुछ मिनट बाद जैसे सन्नाटा छा गया। उसकी माँ अब नहीं चिल्लाई, जिसके बाद जल्द ही वो पूरी तरह से सो गया। जब गेविन उठा तो सुबह हो चुकी थी। अपने बिस्तर से उठकर सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में गया। उसने देखा कि कमरे में सब कुछ टूटा फूटा और नष्ट हो गया था। उसकी माँ अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। 9 वर्षीय गेविन को पहले लगा कि उसकी माँ सो रही है, लेकिन जब उसने उसकी नाक पर खून देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो मर चुकी है। इससे उसे झटका लगा, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वो दिन का पहला हिस्सा वीडियो गेम खेलने और यूट्यूब वीडियो देखने में बिताता है और खुद को इस विचार से बचाने की कोशिश करता है कि उसकी मृत माँ अगले कमरे में पड़ी है। दोपहर में उसने फिर से अपनी माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दबाव बढ़ने पर उसने रोना शुरू कर दिया और किसी को इसके बारे में बताने का फैसला किया। उसने अपनी माँ का फ़ोन लिया और मैसेंजर के माध्यम से अपने पिता से संपर्क किया। उसने उसे मैसेज भेजा कि ऑटम जाग नहीं रही है। जिसके बाद क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत ऑटम और गेविन के घर चले गए। अपनी कार से बाहर निकलते हुए क्रिस ने देखा कि उसका बेटा तीसरी मंजिल पर एक स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे के पीछे खड़ा है। क्रिस के पास बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चाबी नहीं थी, इसलिए गेविन उसे अंदर लेने के लिए नीचे गया। उसने अपने बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए कहा, जबकि वो अपार्टमेंट में गया और फिर बेडरूम में जाकर देखा कि ऑटम क्यों नहीं जाग रही है। क्रिस ने देखा कि ऑटम का शरीर बहुत पीला पड़ गया है। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी नाक से खून बह रहा था। क्रिस ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद उसके एड्रेस पर एक एम्बुलेंस आई, लेकिन पैरामेडिक्स के पास ऑटम को मृत घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसके शरीर पर चोटों के आधार पर और साथ ही बेडरूम में संघर्ष के संकेतों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट था कि यह एक दुर्घटना नहीं थी। जिसके बाद जांचकर्ताओं ने संभावित सबूत की तलाश शुरू कर दी। इस बीच बच्चों से पूछताछ करने वाले एक विशेषज्ञ ने गेविन से बात की और उससे रात में आए उस व्यक्ति के बारे में जाना जिसने उसे सो जाने के लिए कहा था। गेविन ने कहा कि उसने अपनी माँ की चीखें सुनी, लेकिन वो जल्द ही रुक गई थी। उसने उस आदमी का वर्णन किया जिसे उसने उस रात में अपने कमरे में देखा था। गेविन का मानना था कि वो औसत कद का गोरा आदमी था और उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी बिस्तर से उठा है। लड़के ने गवाही दी कि मुझे लगता है कि वो पतला था, लेकिन बहुत पतला नहीं था। शव परीक्षण करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि ऑटम की मृत्यु गला घोटने से हुई थी। मरने से पहले किसी ने उसे पीटा था। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट में चोटें थी और उसके शरीर पर पुरुष डीएनए मौजूद था। अब पुलिस को कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसे कि अपराधी अपार्टमेंट में कैसे आया, उसका मकसद क्या था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्डिंग में प्रवेश करने वाला ये व्यक्ति आखिर कौन था।
पुलिस ने तुरंत इस धारणा को खारिज कर दिया कि हत्यारा इसी बिल्डिंग के किराएदारों में से एक था, क्योंकि गेविन अपने सभी पड़ोसियों को जानता था और जिस आदमी को उसने अपराध की रात देखा था वो उनमें से एक नहीं था। इस बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए अपराधी को एक इलेक्ट्रॉनिक चाबी के साथ पीड़ित के अपार्टमेंट में प्रवेश करने की आवश्यकता थी, लेकिन ओटम के अपार्टमेंट की ओर जाने वाले दरवाजे पर जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने खुद अपराधी को अंदर जाने दिया। लेकिन अंततः पुलिस ने इन दोनों धारणाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे निशान मिले जैसे कि अपराधी दूसरी मंजिल की बालकनी पर होते हुए तीसरी मंजिल की बालकनी पर चढ़ गया। बालकनी का दरवाजा खुला था और वो बिना किसी बाधा के अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। उस अपार्टमेंट में डीएनए सैंपल के अलावा पुलिस को अपराधी की उंगलियों के निशान भी मिले, जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने सुराग की उम्मीद में कई लोगों से पूछताछ की। सार्वजनिक प्राधिकारियों ने किसी से भी ऐसी जानकारी मांगी जो जांच में मदद कर सके, जिस पर किसी ने पुलिस को बताया कि उसने बिल्डिंग के बगल के पार्किंग स्थल पर एक नई काली एसयूवी देखी जो संभवतः एक होंडा पायलट थी। ये लगभग शाम की 6 बजे के आसपास की बात थी। जासूसों का मानना था कि उस एसयूवी के मालिक का ओटम की मौत से कुछ लेना देना है। उन्होंने सोचा कि वो पहले अपनी कार की छत पर चढ़ गया और फिर वहां से ऊपर चला गया। इस बिल्डिंग के कोनों में दोहरावदार सजावटी उभार है जो अपराधी के लिए सीढ़ियों के रूप में काम कर सकते थे। इसी तरह से वो दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर भी चढ़ गया। जांचकर्ताओं ने उस क्षेत्र में मोबाइल फोन की गतिविधि का विश्लेषण करना शुरू कर दिया जहां ओटम रहती थी। इस स्थिति में यह तथ्य सामने आया कि अपराध रात में हुआ था, इसलिए काम आसान हो गया क्योंकि ज्यादातर लोग सो रहे थे। इस दौरान अपराध स्थल के पास ज्यादा फोन सक्रिय नहीं थे। जांच के दौरान जासूसों को पता चला कि उनमें से एक फोन नंबर ओटम के पड़ोसी का था। हालांकि ये महिला उसी बिल्डिंग में रहती थी जहां ओटम रहती थी। उस महिला से पूछताछ में उसने कहा कि उसे अपराध के दौरान कुछ भी नहीं पता चला। हालांकि वो न केवल अपने अपार्टमेंट में रहते हुए फोन पर बात कर रही थी, बल्कि वो कई बार शहर में भी घूमी और उसने लगभग उसी समय फोन बंद कर लिया जब किसी ने ओटम की जान ले ली। वो या तो अपने अपार्टमेंट में थी या उसके बगल में थी। उस समय यह निश्चित रूप से कहना असंभव था, क्योंकि फोन का स्थान निर्धारित करने में हमेशा कुछ न कुछ त्रुटि होती रहती है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह महिला मामले की जांच कर रहे जासूसों से कुछ छिपा रही थी। इसलिए वो उससे दोबारा बात करने गए। उसका नाम मिशेल था। उसने फिर से दोहराया कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन पुलिस ने उसे ये संकेत दिया और कहा कि वो भी इस अपराध में भागीदार बन सकती है अगर बाद में ये पता चला कि उसने जांच के लिए महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है तो। इसलिए उसने बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उस रात लगभग 2 बजे एक व्यक्ति जिसे वो जे के नाम से जानते थे, उसने उससे और उसके बॉयफ्रेंड से संपर्क किया। जे उनसे एक अवैध पदार्थ खरीदना चाहता था और एक एस्कॉर्ट गर्ल को काम पर रखने में रुचि रखता था। वो तीनों पहले एटीएम पर गए जहां जे ने कैश निकाले। फिर उन्होंने जे को कुछ राशि के बदले अवैध पदार्थ दिया। मिशेल ने स्वीकार किया कि वो और उसका बॉयफ्रेंड खुद ही इसका सौदा कर रहे थे। कुछ समय के बाद जे ने उनसे और अधिक पदार्थ खरीदने के लिए कहा। फिर मिशेल के अनुसार उसने जे को अपनी बिल्डिंग के पास पार्किंग स्थल पर जाने के लिए कहा। उस महिला ने कबूल किया कि उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने बिल्डिंग में अवैध पदार्थ के लिए जे के आने की योजना बनाई थी। उल्लेखनीय रूप से भागने से पहले मिशेल ने पदार्थ की एक पुड़िया को अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा लिया। मिशेल के अनुसार वो और उसका बॉयफ्रेंड न केवल पदार्थ बल्कि जे के कुछ पैसे भी लेकर वहां से भाग गए। वो बिल्डिंग के प्रवेश द्वार की ओर भागे और फिर अपार्टमेंट में गए जहां उन्होंने ताला लगा दिया। वो चुपचाप बैठे रहे और लाइटें नहीं जलाई। जे बिल्डिंग में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक चाबी नहीं थी। वो चिल्ला भी नहीं सकता था या हॉर्न भी नहीं बजा सकता था, क्योंकि ऐसा करने से आसपास के लोग जाग जाते। वो व्यक्ति सुबह लगभग 6 बजे कार लेकर वहां से चला गया। जांचकर्ताओं ने माना कि जे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश में बिल्डिंग पर चढ़ गया था जिन्होंने उससे पदार्थ और पैसे चुराए थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं। इसलिए वो शायद गलती से ओटम के अपार्टमेंट में घुस गया। पुलिस के पास अब संदिग्ध का फोन नंबर और साथ ही उसकी तस्वीर भी थी। ये एटीएम के प्रवेश द्वार पर स्थित एक कैमरे की तस्वीरें थी जहां वो पदार्थ खरीदने के लिए नकदी निकाल रहा था। एटीएम से फोन नंबर की जांच करने के बाद जांचकर्ताओं को पता चला कि उसका नाम जे नहीं था। उस आदमी का असली नाम जितेश बोगल था और वो 27 साल का था और एक कैनेडियन नागरिक था जो अमेरिकी शहर वॉरेन मिशिगन में एक कार डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में रहता था और काम करता था। एक काली होंडा पायलट एसयूवी का मालिक और एक निश्चित बिंदु तक वो विंडसर जाने के लिए लगभग प्रतिदिन कनाडा जाता था। उसे केवल पुल या टनल के माध्यम से नदी पार करनी पड़ती थी।
अधिकारी उसकी गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम थे और पता चला कि वो 10 जून की सुबह, जिस दिन ऑटम की मृत्यु हुई, तब से कनाडा छोड़ चुका है, जिसके बाद वो कनाडा नहीं लौटा। जब पुलिस ने पीड़ित के घर पर देखी गई काली एसयूवी के बारे में जानकारी जारी की तो जितेश ने इसके बाद अपनी कार बेच दी। कैनेडियन पुलिस ने अपने अमेरिकी सहयोगियों से संपर्क किया और मदद मांगी, जिसके बाद अमेरिकी पुलिस को पता चला कि जितेश मिशिगन से वाशिंगटन राज्य में जाने की योजना बना रहा है। उसके माता पिता किसी कारण से अच्छी नौकरी छोड़ने के बाद केंट शहर में रहते थे, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया। तथ्य ये है कि उसने जाने का फैसला किया, साथ ही अपनी कार से छुटकारा पा लिया और कनाडा जाना भी बंद कर दिया। वो मुख्य संदिग्ध था, फिर भी पुलिस को उसे गिरफ्तार करने और कनाडा में प्रत्यर्पित करने के लिए अगाट्य सबूत की आवश्यकता थी। विंडसर पुलिस ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से जांच में मदद करने और संदिग्ध की हर हरकत पर नजर रखने के लिए कहा। ऑटम के शरीर पर पाया गया पुरुष डीएनए शायद जितेश का था, लेकिन उन्हें ये साबित करना था। तुलना के लिए उन्हें उसके डीएनए का एक नमूना प्राप्त करने की आवश्यकता थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंटों ने संदिग्ध की सभी गतिविधियों पर नजर रखी। उन्हें पता था कि वो वाशिंगटन राज्य में जाने की तैयारी कर रहा है और उन्हें डर था कि वो किसी तीसरे देश के लिए रवाना हो सकता है। जितेश ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी। उसने अपना रूप बदल लिया, उसने दाढ़ी रखना बंद कर दिया और नीले कॉन्टेक्ट लेंस पहनना शुरू कर दिया। सौभाग्य से जितेश बहुत सावधान नहीं था। एक दिन वो वारेन के एक बार में गया जहां उसने कुछ समय शराब पीने में बिताया। जब उसने अपना आखिरी ग्लास खत्म कर लिया और बार छोड़ दिया तो एजेंटों ने उस ग्लास को जब्त कर लिया। इस ग्लास से उसके डीएनए का एक नमूना प्राप्त हुआ। इसकी तुलना ऑटम के शरीर पर पाए गए सैंपल से करने में समय लगा, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक नहीं था। 17 अगस्त 2018 को पुलिस को पता चला कि पीड़िता के शरीर पर पाया गया डीएनए जितेश बोगल से मेल खाता है। ऑटम टेगार्ड की मृत्यु के बाद जितेश को अमेरिकी राज्य वाशिंगटन के केंट शहर में उसके माता पिता के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी। उस व्यक्ति को लग रहा था कि पुलिस उसका पता नहीं लगा पाएगी। अमेरिकी अधिकारियों ने प्रत्यर्पण दस्तावेजों में उसकी मातृभूमि के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर दी और उसे वापस कनाडा भेज दिया। इसके बाद कैनेडियन पुलिस ने उस पर ऑटम टेगार्ड की जान लेने का आरोप लगाया। देश में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मुकदमा लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद मुकदमा नवंबर 2021 में शुरू हुआ। 3 अलग अलग अदालत कक्ष थे ताकि सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव हो सके। न्यायाधीश, अभियोजक, जूरी और प्रतिवादी अपने बचाव के साथ मुख्य अदालत कक्ष में थे। अन्य 2 अदालत कक्षों में बड़े स्क्रीन थे जिनमें ऑटम के रिश्तेदारों और अन्य लोगों के लिए सुनवाई का प्रसारण किया जा रहा था। जितेश बोगल ने अनुरोध किया कि वो प्रथम डिग्री हत्या के लिए दोषी नहीं है, ये कहते हुए कि उसने गलती से ऑटम की जान ले ली। उसने बताया कि कैसे कुछ डीलर उसकी कार से पैसे और अवैध पदार्थ दोनों चुरा कर भाग गए। इससे वो परेशान हो गया, इसलिए वो उन्हें खोजने के लिए कार से बाहर निकल गया। उसने इतनी मात्रा में शराब और पदार्थों का सेवन किया कि उसे उस रात घटे कई पल याद भी नहीं थे। उसे अपार्टमेंट में आने से पहले बालकनी पर चढ़ना याद था। ऑटम अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसने उसे मिशेल समझ लिया, वो महिला जिसने उसे लूट लिया था। ऑटम जाग गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने उसे शोर मचाना बंद करने के लिए कहा, लेकिन ऑटम ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए उसने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका दम घुट गया। जितेश के अनुसार उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से ऑटम की जान ले ली। उसकी चीखें बंद होने के बाद जितेश ने उसको सीपीआर दिया, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। जितेश को ये याद नहीं था कि ऑटम के प्राइवेट पार्ट पर चोटें कैसे आई या उसने उसका अपार्टमेंट कैसे छोड़ा। जितेश के वकीलों ने अभियोजन पक्ष से प्रथम डिग्री हत्या के आरोपों को हटाने के लिए कहा, क्योंकि उनका मानना था कि यह एक अप्रत्याशित मामला है। उनके अनुसार बड़ी मात्रा में पदार्थों के कारण जितेश को अपने कार्यों के बारे में पता नहीं था। उसने ऑटम के मुंह पर हाथ रखा, उसे चुप रहने के लिए, बल्कि उसे मारने के लिए नहीं। ये मौत जानबूझकर नहीं की गई, वो नशे में था। उनके वकीलों ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रतिवादी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। माना कि ऑटम के शरीर पर बोगल का डीएनए था, लेकिन उसके वकीलों के अनुसार यह लिक्विड स्पर्म नहीं था। ये क्रॉस संदूषण का परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए एक फोरेंसिक विशेषज्ञों के दस्तानों के माध्यम से डीएनए को एक सतह से दूसरी सतह पर स्थानांतरित करना। लॉर्ड का कहना है कि पुलिस द्वारा जब्त की गई चादर पर शव को घुमाने से शरीर से डीएनए या तरल पदार्थ के चादर में स्थानांतरित होने की संभावना होती है। इसे क्रॉस संदूषण के रूप में जाना जाता है। हालांकि अभियोजक की राय अलग थी, ये याद करते हुए कि मिशेल ने अपने प्राइवेट पार्ट में अवैध पदार्थ छिपाया था।
अभियोजन पक्ष ने सुझाव दिया कि प्रतिवादी को इसके बारे में पता था और उसने ओटम के शरीर के उसी हिस्से में उन पदार्थों की खोज की। उसने ये अपने हाथों से किया था। अभियोजक द्वारा ये पूछे जाने पर कि जब ओटम की सांसें थम गई तो उसने 911 पर फोन क्यों नहीं किया। इस पर जितेश ने जवाब दिया कि उसे डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अदालत में इस तथ्य पर भी विवाद हुआ कि प्रतिवादी द्वारा पीड़िता का गला घोटना एक दुर्घटना थी। आखिरकार वो ओटम के मुंह पर अपना हाथ रख सकता था ताकि उसकी चीखें बंद हो जाए, लेकिन फिर भी उसने उसकी नाक भी बंद कर दी, जिससे वो सांस लेने की क्षमता से वंचित हो गई। ओटम का बेटा गेविन, जो कि अब 13 साल का था, उसने भी मुकदमे के दौरान गवाही दी। लड़के ने अदालत के मुख्य कमरे से अलग दूसरे कमरे में गवाही दी, जहां न्यायाधीश, जूरी, वकील और आरोपी बैठे थे। एक सहायक कार्यकर्ता के साथ अपनी गवाही देते समय उसने उस रात घटी घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आया और कुछ ऐसा कहा जो मुझे याद भी नहीं है। उसने गवाही देते हुए ये भी कहा कि जब वो मेरे कमरे से बाहर निकला तो थोड़ी देर के लिए शांति थी। फिर मैंने उस रात अपनी माँ की चीखें सुनी। वो सपना थोड़ी देर तक चला, फिर समाप्त हो गया और फिर जैसा कि मुझे पता था, मैं फिर से सो गया और मेरी नींद सुबह खुली। जब मैं सुबह उठा और अपनी माँ के कमरे में गया जहाँ सब कुछ टूटा फूटा था, मैंने पहले ये सोचा कि मेरी माँ अच्छी नींद ले रही है, लेकिन उसकी नाक पर खून था, जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो मर चुकी है, उसे मार दिया गया था। उसने कहा कि मैं सदमे में था। यकीन नहीं होता कि मैं उस समय रोया नहीं, लेकिन मैंने इससे निपटने की कोशिश की। मैंने इसके बारे में चिंता किए बिना अपना दिन जारी रखा। लड़के ने गवाही दी। उसने कहा कि उसने दिन में कुछ समय के लिए गेम खेला और यूट्यूब पर वीडियो देखे, जिसके बाद उसने कहा कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे इसके बारे में किसी को बताना पड़ा, इसलिए उसने अपनी माँ के फ़ोन से अपने पिता को मैसेज भेजा। अदालत को इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि बोगल ने ओटम के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद 1 दिसंबर 2021 को 12 व्यक्तियों की जूरी ने जितेश बोगल को प्रथम डिग्री हत्या का दोषी पाया। ये निश्चित रूप से सही फैसला था। ओटम इसकी हकदार थी, उसका बेटा इसका हकदार था। जॉन टेगार्ड, ओटम के पिता, ने कहा कि हम यही न्याय चाहते थे, जिसके बाद ओटम के परिवारों के सदस्यों ने एक दूसरे को गले लगाया और राहत के स्पष्ट संकेत दिखाए। 5 जनवरी 2022 को अदालत ने जितेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पैरोल के लिए आवेदन करने का अधिकार पाने से पहले उसे 25 साल जेल में बिताने होंगे। वो जेल में वीडियो के माध्यम से नारंगी रंग का जंप सूट और काला मुकुट पहने हुए दिखाई दिया। वो सुनवाई के दौरान कैमरे से दूर एक दीवार के सामने बैठा। अंत में न्यायाधीश ने उससे पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, जिसके बाद उसने कहा कि मेरे लिए दुख और पश्चाताप व्यक्त करना कठिन है। मुझे लगता है कि मैं ओटम के परिवार के लिए खुश हूँ। उनमें न्याय की भावना है और वो आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।